जय हिंद मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। और आज हम आपके लिए एक वीडियो लेकर आए हैं जिसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए साथ में देखते हैं वीडियो। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु कासमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। जी हाँ, मैं घर पे नहीं हूँ। मैं सुबह से यही बता रही हूँ लोगों को कि मैं घर पे नहीं हूँ और कराची में हूँ और कल पहुंच जाऊंगी वैसे। और हमें जी ज्वाइन किया है सुमित जैन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। आप फिर भूल गए नी हाओ। आपके माई बाप की हाँ हाँ, लैंग्वेज है नहीं हाँ, ये। नी हाओ एंड नमस्ते। बिल्कुल। नहीं हाँ, नमस्ते। और सर आज हम जो है हरगिज जो है ना सीमा हैदर पे बात नहीं कर रहे। आपकी ऑडियंस इतनी नाराज है, कह रहे हैं कि यार बार बार आप लोग बस सीमा हैदर का पीछा छोड़ दें। और वैसे सर मुझे खुद भी ये लग रहा है मैं बिगड़ती जा रही हूँ। ऐसा ना हो किसी दिन मैं ही भाग जाऊं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इस नहीं नहीं, टॉपिक पे आज बात ना करूं। आज मुझे खुद डर लग रहा था, बिकॉज यू आर लेट बाय 45 मिनट्स। और मैंने आपके घर पे पता करवाया तो वो कहते हो ये तो घर पे है ही नहीं। मुझे लगा यू हैव आल्सो टेकन योर बैगेज एंड यू आर आल्सो इन इंडिया ओनली राइट नाउ। और मैंने नेपाल पे बोल दिया उनको ऑलरेडी कि भाई चेक करो कि कहीं आरजू जी तो नहीं आ रही इधर। नहीं नहीं सर, मैं जाऊंगी कश्मीर साइड से। और अगर आपने अच्छा बजरंगी भाईजान देखी है और अगर नहीं देखी तो देख लीजिए सलमान खान की। तो वो बजरंगी भाईजान की तरह ये बात मैंने आपके वीजा ऑफिसर तक को बता दी है। वो भी अच्छा। जानते हैं। और वो मुझे कह रहे थे वैसे आगे से मैं ही छुड़वाऊंगा। तो मैंने कहा नहीं, मैंने उसी तरीके से जाना है, मैंने कभी वीजा नहीं लेना। तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सर ये जरूर है कि आप लोगों ने अच्छा बदला लिया है कि हमने वो 4 बच्चों की अम्मा भेजी थी, तो आपने उधर से 2 बच्चों की अम्मा हमारे यहाँ भेज दी। और अब ये कहा जा रहा है कि जी वो केपीके में हैं और पता नहीं वापस जाएंगी। खैर वो वीजा लेकर आई हैं। ये बात जरूर है कि आप यहाँ से ये है कि वीजा लेकर आई हैं। मगर सर देखिए खैर हम अर्जुन जी देखिए, मोदी जी ने बोला था मैं उसी भाषा में जवाब देना जानता हूँ। तो आपको हाँ। जवाब मिल गया। अब आप ये प्रॉब्लम आप संभालिए। आइदर तो ये एक्सचेंज होगा, वरना ये दोनों प्रॉब्लम दोनों तरफ रहेंगी। ये जब तक आप अपना सामान नहीं लेके जाते, हमारा सामान वापस हम नहीं लेंगे। वेरी सिंपल। लेकिन सर देखिए ना, दोनों कंट्रीज में बातचीत होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। अब हम लोग इस लेवल पर आ गए हैं कि लोग इस तरीके से भाग भाग के इधर उधर जा रहे हैं। तो सर अब मेरा ख्याल है कि अब कहीं ना कहीं रुक कर और सोचना चाहिए कि कुछ नहीं तो सर टूरिस्ट वीजा ही दे दीजिए। ऐसा कुछ करते हैं। लेकिन मुझे एक चीज और बताइए सर। आज हम जो बात करने लगे हैं वो है न्यूक्लियर एसिड्स पे, जो मैंने आपको बताया था और आप हैरान हो गए थे कि आज क्या हो गया, मेरी तबीयत खराब है। लेकिन सर मैं मेरी तबीयत खराब नहीं है, मैं ठीक हूँ। मैं असल में ये आपसे समझना चाह रही हूँ कि जो कहा जाता है पाकिस्तान में खास तौर से कि जी न्यूक्लियर एसिड्स हैं तो हम मजबूत हैं या हम बच गए हैं, वरना तो पता नहीं भारत हमें खा गया होता। तो सर क्या वाकई में आप समझते हैं और भी कई कंट्रीज के पास न्यूक्लियर एसिड्स हैं, तो आपके ख्याल से उन कंट्रीज को भी क्या वो ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं? क्या कोई अटैक नहीं कर सकता? मतलब कोई कोई किस्म की सिक्योरिटी जो है क्या वो मिलती है न्यूक्लियर एसिड से? अर्जुन जी देखिए, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड स्पेशली व्हेन इट्स कमिंग फ्रॉम अ पाकिस्तानी, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। कि क्योंकि आप न्यूक्लियर एसिड्स की बड़े आसानी से बात कर लेते हैं, और पाव पाव के भी आपके पास न्यूक्लियर एसिड्स हैं, तो इसका फायदा क्या होता है? ये मेरा इसको देखने का दो तरह से नजरिया है। एक है न्यूक्लियर एसिड्स एज अ सिक्योरिटी, दूसरा है सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर एसिड्स। दोनों में फर्क है। कैसे? जो पहला है न्यूक्लियर एसेट्स एज सिक्योरिटी, वो पाकिस्तान ने हमेशा ही इसको एज अ न्यूक्लियर जो बॉम्ब है, इसको एज ए सिक्योरिटी यूज किया है। भी आपने जब भी हिंदुस्तान से बात करी, हमसे पंगा मत लेना, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, बोलते हैं आपके वहां पे लोग। और हिंदुस्तान में बात करेंगे तो हम बात करते हैं कि सिक्योरिटी ऑफ न्यूक्लियर एसेट्स, कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, उसकी सिक्योरिटी क्या है। क्योंकि वहां से अगर वो इन्फिल्ट्रेट हो गए, उग्रवादियों के हाथ में लग गए, तो हमारा कंसर्न डिफरेंट है, आपका डिफरेंट। हमारा कंसर्न है आपकी पावर है न्यूक्लियर एसेट। सो दोनों में फर्क है ना। एज फार एज आप यूज कैसे करते हो, इसके कई पहलू हैं जो मैंने नोट कर रहे हैं, नोइंग पाकिस्तान एंड स्टडिंग पाकिस्तान फॉर लाइक 20-30 years नाउ, कि पाकिस्तान ने इसको हमेशा एज ए टूल यूज किया है। टूल कैसे? एक तो आपको ब्लैकमेल करने की आदत है, उसके आपको डॉलर मिलते हैं पूरे वर्ल्ड से। तो आप जैसे दुनिया को किसी को भी डराना होता है कि हमसे पंगा मत लेना, हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। अगर आपको पैसे नहीं मिलते आईएमएफ से, तो आपके लोग बोलना शुरू हो जाते हैं कि अगर न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वहां पे फेंक दो आईएमएफ के ऊपर, डराओ उनको, वहां से न्यूक्लियर बॉम्ब पैसे मिल जाएंगे, डॉलर मिल जाएंगे। सो इधर चलो लाइटर मोड पे बात दूसरी है जो आपके लोग वहां पे करते रहते हैं, क्योंकि आपके वैसे भी जो पॉलिटिशियन जनरली डब्बू टाइप्स हैं, तो उसके ऊपर बात करने का फायदा नहीं है। हम जो सीरियस बात करते हैं, क्योंकि हम वैसे भी सीरियस टॉक्स ही करते हैं आपके साथ। तो जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, दे आर अ डेटरेंट। जहां पर क्या होता है कि जैसे सपोजिंग, अगर आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं होता,
लेट्स टेक एन एग्जांपल। हम्म, तो आपको हमेशा डर लगा रहता कि यार इतना बड़ा कंट्री है इंडिया, ये कभी भी आपके ऊपर अटैक कर सकता है, आपको टेक ओवर कर सकता है, या अपने अपनी हमारी जो जमीन है जो आपके कब्जे में है वो हम कभी भी ले सकते थे। तो ये डर आपको हमेशा रहता। एंड अब दूसरी तरफ से इंडिया ऑल्सो फील्स कि भाई उनके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं आपके पास, तो हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। आप भी ये सोचते हैं कि इंडिया के पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं, हमें पंगा नहीं लेना चाहिए। तो एक स्टेबिलिटी भी है, डर भी है, उससे लड़ाइयाँ कम भी होती हैं। तो एक तो ये है कि दोनों तरफ से बैलेंस भी रहता है कि भई हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए, दूसरे के पास बॉम्ब है। दूसरा क्या है कि एक थोड़ा-सा ऑटोनॉमी भी आती है। अभी जैसे अब पाकिस्तान है, पाकिस्तान इतनी गलतियाँ करता है दुनिया में, आपको मालूम है सब जगह पे इनकी क्या-क्या गलतियाँ ये करते हैं। बट कहीं न कहीं हम्म, जो फॉरेन की जो पॉलिसीज़ हैं आपकी, उसमें आपको ऑटोनॉमी भी मिलती है। दूसरे हम्म, बोलते हैं कि भई इनके पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं, पंगा नहीं लो। जैसे नॉर्थ कोरिया है। अब नॉर्थ कोरिया के पास एक एक रोग जिसको हम बोलते हैं कंट्री है, लेकिन क्योंकि उसके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स हैं या कुछ भी है, तो उसके कारण दुनिया पंगा भी लेती नहीं है और उनकी जो फॉरेन बेशक वो उनकी फॉरेन पॉलिसी है या नहीं है, लेकिन एक इंडिपेंडेंस तो है ना। अब कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, बड़े-बड़े कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न वर्ल्ड में जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स नहीं है, पावर्स नहीं है, वो कहीं न कहीं वेस्टर्न पावर्स के नीचे लगी रहती हैं, दबी रहती हैं, बिकॉज़ दे डोंट हैव एनी पावर टू शो। तो ये एक ऑटोनॉमी का भी एक टूल है, जिसको मैं देखता हूँ हमेशा कि जिस-जिस कंट्री के पास ये चीज़ें हैं, वो कहीं न कहीं अपनी पॉलिसीज़ को इंडिपेंडेंटली रखते भी हैं और अपनी एक दबदबा भी, एक कहते हैं कि अपना फोर्स दिखाना कि पंगा मत लेना, नहीं तो बम आ जाएगा, तो वो चीज़ भी है। सर ये तो वैसे ही ना जैसे वो चुप हो जाओ नहीं तो गब्बर आ जाएगा, वो वाली हाँ, चीज वो है। है। लेकिन सर लड़ाई झगड़े जो हैं आपके ख्याल से क्या इसके बगैर नहीं रोके जा सकते न्यूक्लियर एसिड्स के बगैर, क्योंकि यही पैसा जो लगाया जाता है, हमारे यहाँ तो खैर ये कहा गया था कि जी हम घास खाएंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, अब हम वाकई में घास खा रहे हैं। तो वो मतलब हमने बहुत सीरियसली लिया उस स्टेटमेंट को। और इसी तरीके से हमारे यहाँ ये भी कहा जाता है, बहुत से लोग कहते हैं, सिर्फ मैं नहीं बहुत से दूसरे लोग भी कहते हैं कि हम न्यूक्लियर एसिड्स का जितनी हिफाजत कर रहे हैं उतनी शायद वो हमारी नहीं कर रहा। हमें हर वक्त यही रहता हुँ। है कि कहीं इसके हाथ ना लग जाए, उसके हाथ ना लग जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लोग बदल रहे हैं, जो आम पब्लिक है उसकी सोच भी बदल रही है। तो लीडरशिप भी की सोच भी जो है वो आपको लगता है चेंज होगी, और ये पैसा जो हम लोग हथियारों में लगा रहे हैं, हम लोग तरह तरह की चीजें बनाने में एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के, सिर्फ इंडिया पाकिस्तान की बात नहीं हो रही, मैं पूरी दुनिया की बात कर रही हूँ। तो हुँ। वही पैसा क्या लोगों के ऊपर लगाना बेहतर नहीं होगा, स्पेशली ये साउथ एशिया और एशिया की कंट्रीज को? आशु जी, इसको थोड़ा-सा पहले माइक्रो लेवल पे लेके जाते हैं क्वेश्चन को, फिर मैक्रो पे लेके जाते हैं। पहले बात करते हैं इस खित्ते की। खित्ते में जैसे इंडिया, पाकिस्तान है, ये 2 ही कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स इस एरिया में हैं। अभी चाइना को एक्सक्लूड कर देते हैं हम लोग, ठीक है? अब आप देखिए इंडिया, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर एसेट्स हैं आज की डेट में। अब आपने कभी भी नोट किया होगा कि इंडिया से कभी भी ये स्टेटमेंट नहीं आती कि हम पाकिस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक देंगे। आपने कभी भी ये स्टेटमेंट ना तो पब्लिक से सुनी है, ना किसी पॉलिटिशियन से सुनी है, ना किसी आर्मी वाले से सुनी है। यू विल नेवर हियर दिस स्टेटमेंट। जबकि आपके वहाँ से पब्लिक भी बोलती है, पॉलिटिशियंस भी बोलते हैं, आर्मी वालों को मैंने सुना नहीं है, लेकिन वो भी बोलते होंगे और देयर सेंटिमेंट्स तो वही है पूरे कंट्री के अंदर कि हमने हिंदुस्तान के ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब फेंकना है। तो अगर आप बोलें कि इसका फ़ायदा क्या है, तो आप समझ सकते हैं कि एज़ फ़ार एज़ इंडिया इज़ कंसर्न्ड, हमने न्यूक्लियर बॉम्ब और न्यूक्लियर जो पावर है, इसको कैसे यूज़ करना है अपनी कंट्री के लिए, उसके लिए इस्तेमाल किया। आपने उसको रखा हुआ है सिर्फ़ इसलिए कि दुश्मनी में हम दूसरे को बर्बाद कर दें, क्योंकि हम तो आबाद हो नहीं सकते। आपने सोचा ही हुआ है कि हमने डेवलपमेंट के ऊपर कोई काम नहीं करना। आई एम सरप्राइज़्ड यू हैव अ वेरी गुड होटल आल्सो देयर। मुझे लगता था कि ऐसा कुछ होगा नहीं वहाँ पर। लेकिन एज़ फ़ार एज़ टर्की इज़ कंसर्न्ड, टर्की के ऊपर कभी भी पाकिस्तान ने ना तो अपना अच्छा सोचा, ना दूसरे का अच्छा सोचा कभी भी। सो देयर इज़ अ डिफरेंस इन मेंटालिटी। ये शायद पढ़ाई-लिखाई का फ़र्क है, या जो मदरसा में वो पागलपन का रस पिलाते हैं उसका असर है। आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। लेकिन एक एक रिस्पांसिबल कंट्री हमें बनना पड़ेगा इस चीज़ के लिए। जो आप कह रही हैं कि ये पैसा तरक्की पे लग सकता था, हिंदुस्तान ने कभी भी इस रेस में नहीं गए। येस, वी हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब, बट दैट इज़ ओनली टू शो। मुझे लगता नहीं कि हिंदुस्तान कभी भी इसको यूज़ करना चाहेगा। लेकिन हमने न्यूक्लियर पावर के ऊपर बहुत काम किया है, और न्यूक्लियर हम जो ये पावर स्टेशंस है और है, इसके ऊपर भी काम करते जा रहे हैं। हमारे पास काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट्स हैं।
अब आपने जो है थोड़ा सा अभी तरक्की के ऊपर सोचना शुरू किया, बिकॉज आपके इलेक्शंस आ रहे हैं, तो उससे पहले आपको पैसे चाहिए थे पॉलिटिशियंस को। उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम न्यूक्लियर प्लांट लगा रहे हैं एक और। मैंने देखा था वो अपनी कबर भी खोद रहे थे सारे लोग प्लांट लगाने के लिए। कबर थी किसकी थी, क्योंकि मैं कबर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो जो प्लांट लगाने के लिए वो खड्डे कर रहे थे सबके नाम लिखे थे, लेकिन शहबाज शरीफ का नाम नहीं था। तो उनके नाम के आगे जहां पे वो खड्डा कर रहे थे अपने लिए, उसमें उनका नाम नहीं था, बाकी सबके आगे नाम था। तो आई कुड अंडरस्टैंड कि भी ये जो खड्डे हैं सबके लिए सर, हैं, ये हमारे इनके यहाँ लिए नहीं है। प्लांट लगाते हुए नाम लिख दिया जाता है, जिसने भी प्लांट हाँ, लगाया तो है वही कह उसका रहा नाम हूँ होता कि है। शहबाज शरीफ का नाम नहीं था वहां पर। वहां पे सबके नाम थे, शहबाज शरीफ का नाम नहीं था। दैट मीन्स खड्डे में बाकी सबको डालने वाले हैं, इनको नहीं डाला जाएगा। तो अगला प्रधानमंत्री कौन सी फैमिली से आने वाला है, थोड़ा सा हम समझ सकते हैं कि कौन आने वाला है। तो एज फार एज न्यूक्लियर बॉम्ब्स आर कंसर्न, यस, न्यूक्लियर बॉम्ब्स एक सिर्फ दिखाने के लिए है। इट्स वन टाइम इन्वेस्टमेंट, बार बार बनाते जाएंगे। जैसे आप तो वहां पे रोज ही बनाते जाते हो, एवरी ईयर वी हियर कि 10 15 20 आपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स और इंक्रीज कर लिए। नाउ दिस इज मैडनेस। आपको 150 200 न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जरूरत नहीं है। आपने किससे लड़ाई करनी है? एक ही तो कंट्री जिससे लड़ाई करनी है, बाकी सबसे तो आपकी दोस्ती है ही है, क्योंकि आपने पैसे लिए हुए हैं सबसे। तो सब आपके लिए दुआ भी करते हैं कि आप आपको लोग भी कुछ दे हो ना। देना सर, ऐसा क्या टेंशन है? आप लोग भी दे है, दें, कहानी खत्म करें। आप आपने लोग भी दे मांगे ही नहीं देंगे, कभी भी। टेंशन खत्म आपने, करें। आप मांगिए तो सही, आप हाँ, मांगिए तो सही, हम तो देने को तैयार है पैसे सर आपको, सारी आप मांगे। दुनिया से मांगेंगे हम, पूरी दुनिया में कटोरा लेके फिरेंगे, लेकिन आपके पास नहीं आएंगे, ये याद रखिएगा। तो इसलिए तो आपको ये खुद ही देखो, देना ये पड़ेगा आपकी सर। ईद बकरा ही सर, सलामी वलामी और ईदी वीदी कुछ भेज दिया करें, ऐसी क्या टेंशन है। लेकिन कोई सर दिक्कत एक नहीं है, चीज है, देखिए। मैं फिर इधर एक मूवी का जिक्र करूंगी, फिर लोग कहते हैं मूवीज बहुत देखती है। तो एक फिल्म थी, आई डोंट नो आपने देखी है कि नहीं, हिस्टोरिकल मूवी थी अशोका, शाहरुख खान की। तो उसमें वो दिखाया था कि वो तलवार को, जो बच्चा होता है, उसके उसके जो ग्रैंडफादर होते हैं, उस तलवार को उस बच्चे के हाथ से लेके फेंक देते, वो तलवार से खेल रहा था। तो वो दिखाया था, बुद्धिस्ट दिखाए थे, तो उनको दिखाया था कि उनमें खून खराबा या इस किस्म की चीज नहीं होती। तो वो उसको कहते हैं कि नहीं बेटा, अगर ये रहेगी तो ये फिर खून मांगती है, अगर इसको बाहर निकालो। तो सर एक चीज, मैं मानती हूँ पाकिस्तान से बार बार धमकियां दी जाती हैं, बार बार कहा जाता है कि जी न्यूक्लियर एसिड्स हैं, और कभी कहते हैं जी एटम बम हमने ऐसे ही देखने के लिए नहीं बनाया, कभी कुछ कभी कुछ। लेकिन आपको लगता नहीं है कि जो इस तरह की बातें कर सकता है, तो फिर कहीं ना कहीं वो उसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं, चाहे हम हो, चाहे कोई और हो, चाहे भारत हो। मतलब दोनों तरफ से कोई भी हमारे, क्योंकि हम बड़े इमोशनल किस्म के लोग हैं ये साउथ एशिया के। तो आपको नहीं लगता कि इन चीजों के ऊपर जो है अब रोक लगा देनी चाहिए? पाकिस्तान को भी ये कहना चाहिए कि आप मजीद आप नहीं बना सकते, जो बना लिए सो बना लिए, लेकिन मतलब हर कंट्री को ये हो कि बस इतनी लिमिट हो। उसको जाहिर है अमेरिका या कोई बड़ी कंट्री कह सकती है कि बस ठीक है, आपने 200 बना लिए, बहुत है। तो कोई रोक होनी चाहिए इसके ऊपर। देखिए आरजू जी, ये सारे नॉर्म्स हैं, लेकिन रोक हम्म। तब लगेगी जो रोक लगाने वाला है, जो प्रेशर डाल सकता है, अगर पहले वो खुद रोक लगाए। जब अमेरिका ही रोक नहीं लगा रहा अपने अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने में और एक्सपैंड करने में, तो दूसरों को कैसे बोलेगा भी? जब अगर आप खुद घर में सारा टाइम टीवी देखते हैं और अपने बच्चे को बोले कि तुम टीवी नहीं देखो, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो ही विल नॉट लिसन टू यू। तो वही चीज इसमें भी है, जब तक वो खुद रोक नहीं लगाते, वो रोक लगा नहीं सकते, क्योंकि वो खुद एक कोल्ड वॉर में है। कभी वो रशिया के साथ है, कभी वो चाइना के साथ है, कभी किसी के साथ है। और इसलिए वो हमें भी, ना आपको ना हमें, वो रोक लगा नहीं सकते। इशू इस बात का है। यस, रोक लगनी चाहिए। दे वांट कि नई कंट्रीज के पास तो आई नहीं, जैसे ईरान है, ईरान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं आए, लेकिन जिनके पास है वो बढ़ाते जा रहे हैं अपने। अब आप देखिए, पाकिस्तान के पास पैसे की कमी है आज की डेट में, इसमें कोई ढकी हुई बात नहीं है। लेकिन आप उस पैसे को जो आप कंट्री की तरक्की के लिए लगा सकते हो, हर एक साल वो न्यूक्लियर बॉम्ब्स को बनाने में लगाई जाती है, विच इज मैडनेस। मैं पहले बोल रहा हूं आपको, नहीं चाहिए, इतने बॉम्ब्स की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन आपको शौक है कि पहले 5 किलो का था, फिर तो 1 किलो का हो गया, 500 ग्राम का, अब 250 250 ग्राम के भी आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आने शुरू हो गए हैं। सो अगर आप ऐसी मैडनेस से काम करते रहोगे, उससे क्या होगा? यू आर गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर योर सेल्फ ओनली। और मैं क्यों बोल रहा हूं इसको? देखिए, 20 साल पहले आपने सो कॉल्ड वर्ड यूज कर रहा हूं, वॉर ऑन टेरर में आपने साथ दिया। आपने मुजाहिदीन खड़े किए, टीटीपी खड़ा किया। ये खड़ा किया था आपने एज अ वॉर डेटरेंट। सेकेंडली, उसमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल कर आपने इंडिया को भी तंग किया। आज आप देखिए, वो चीजें आपको ही तंग कर रही हैं।
हम तो बड़े पीसफुली अपनी कंट्री में रह रहे हैं, हमने जो इनको इनको रोकना था, इनको 72 हुरों के पास भेजना था, हमने वो काम कर दिया। अब आपके पास इतना भी पावर नहीं है कि आप इनको 72 हुरों के पास भेज सके, वो आपको भेज रहे हैं 72 हुरों के पास। आप सोच के देखिए, जो आपने दूसरों को तंग करने के लिए शुरू की थी चीज, वो आपको ही तंग कर रही है। न्यूक्लियर एसिड के साथ भी मुझे लगता है जैसे आपकी कंट्री में वीकनेस है, देखिए न्यूक्लियर एसिड्स को सेफगार्ड करना भी अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। अब आपके पास टेररिज्म का कितना बड़ा एक इंडस्ट्री खड़ी हो गई है, तो पूरी दुनिया में किसी को टेररिस्ट चाहिए वो आपसे मांग सकते हैं, वो अब आपको भी तंग कर रहे हैं, आपको भी तंग नहीं कर रहे हैं सर, ऊपर से। सर हम टेरर सेल नहीं कर रहे, क्या बात कर रहे हैं सर? नहीं, ये तो पूरी वो दुनिया तो को सही मालूम है। है कि किसी को भी कुछ चाहिए होता है ऑन टेररिस्ट फ्रंट या पंगे लेने होते हैं तो आपसे मांगते हो। तो अभी तो शहबाज शरीफ गए थे फ्रांस में, और जैसे ही वापस आए वहां पे भी आग लग गई, क्योंकि उसमें पता लगा था काफी पाकिस्तानी इसमें इन्वॉल्व थे। एनीवेज, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट टॉक। अब अभी थोड़ा सीरियसली बात करते हैं। मैं पहले बोला आपके साथ मैं बड़ी सीरियसली बात करता हूँ हमेशा। तो जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं, इसकी सेफ्टी के लिए आपके पास कोई चारा ही नहीं है, इतनी आपकी पावर लग रही है। आर्मी का कितना बड़ा कंटेंजेंट उसको सेफगार्ड करने में लगा है। क्यों? क्योंकि आपको जो दुश्मनी है वो बाहर से नहीं है, अंदर से भी है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि उसको चोरी किया जाए, कहीं और बेचा जाए, ऐसे एलिमेंट्स भी हैं। ऊपर से आपको मालूम है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है रा, वो भी लगी रहती है कि वहां पर क्या हो रहा है, वहां पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जाए। तो आपके पास इतना कुछ है सब करने के लिए, एंड यू आर क्रिएटिंग प्रॉब्लम फॉर योरसेल्फ। एक दिन ये आपके लिए प्रॉब्लम बनने वाली है, जैसे टीटीपी आपके लिए प्रॉब्लम बन चुका है, तहरीके तालिबान पाकिस्तान, वैसे ही न्यूक्लियर एसिड्स आल्सो आई एम श्योर इट इज गोइंग टू बिकम अ प्रॉब्लम, एंड समवेयर आपकी कंट्री को रुकना पड़ेगा। लेकिन सर एक चीज और है यहाँ पे, खैर वो तो हमारे यहाँ बहुत से लोग कहते हैं कि वो वॉर ऑफ सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर, हम भी यही वर्ड यूज करते हैं, सो कॉल्ड वॉर ऑफ टेरर में हम गए। लेकिन सर कहीं ना कहीं कुछ लोग ये भी कहते हैं, और इवन इन माई सेल्फ, कि जो लोग हथियार बेचते हैं हम लोगों को, आपको, हमें, तो उनकी भी तो सर दुकानें बंद हो जाएंगी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान आपस में लड़ना छोड़ देंगे या एक दूसरे को कुछ बोलना छोड़ देंगे। क्योंकि आपको, ठीक है, आपके यहाँ से जब बात होती है कहते नहीं जी असल दुश्मन तो चाइना है, पाकिस्तान नहीं है। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान के लिए भी हथियार होता है और चाइना के लिए भी। हमें अफगानिस्तान बॉर्डर भी है और आपका बॉर्डर भी है। लेकिन अगर ये टेंशन ना होती, सीरियसली सर, अगर ये दोनों कंट्रीज में टेंशन, मैं ये नहीं करी बहुत दोस्ती होती, बहुत आना जाना लगा होता, लेकिन फिर भी एक पीसफुली रह रहे होते, तो ये रीजन बहुत पहले आगे चला गया होता। ऐसा ऐसा लगता है आपको? देखिए आरजू जी, जो ये लोग चाहते हैं कि हम लड़ते रहें, ये उनकी होशियारी नहीं है, ये हमारी बेवकूफी है। हमारी बेवकूफी के कारण वो होशियार दिखने शुरू हो गए। अगर वो इतने ही होशियार होते ना, तो उन्हें सारे वर्ल्ड में अपना दबदबा बनाने के लिए सब जगह पे वॉर खड़ी नहीं करनी पड़ती। अब देखिए, कभी भी वॉर खत्म नहीं होती पूरी दुनिया में, बिकॉज ऑफ दिस पावर्स ओनली, क्योंकि वो चाहते हैं कोई ना कोई लड़ता रहे, इनके हथियार बिकते रहे। बेवकूफ हम लोग हैं, हमारी गवर्नमेंट्स हैं जो बेवकूफ बनी हुई हैं और उनका साथ दे रही हैं। कभी आपने साथ दिया, कभी हमने साथ दिया उनका, राइट। अब इसको खत्म करने का एक ही तरीका है। देखिए, अगर सऊदी अरेबिया और ईरान इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि चाइना ने उनको एक ही चीज सिखाई, एक ही चीज समझाई, नॉट सिखाई। भाई आप सोच के देखिए, आपकी दुश्मनी में फायदा किसका हो रहा है? फायदा एक ही प्लेयर है, दोनों की दुश्मनी में एक को बढ़ा के दे रहा है, दूसरे को नीचे किया हुआ है। अगर आपने अपनी कंट्रीज की तरक्की करनी है, आप इस चीज में से बाहर निकल जाइए, वेरी सिंपल। भाई आपकी आइडियोलॉजी कोई सुन्नी है, कोई शिया है, फर्क क्या पड़ता है? आप अपने घर में शिया बनते रहो, वो दूसरा अपने कंट्री में जो सुन्नी बनता रहेगा, और अपना ट्रेड करते रहो। व्हाट इज द प्रॉब्लम इन दैट? भी आप इसको छोड़ दीजिए, इस पे किसी का फायदा नहीं है, फायदा एक ही प्लेयर को हो रहा है पूरी गेम में। एंड व्हाई यू आर फॉलोइंग इनटू दैट ट्रैप? जिस दिन हिंदुस्तान और पाकिस्तान के जो हुक्मरान है ये इस चीज को समझ जाएंगे, उस दिन ये चीजों, देखिए जिस दिन ये चीज हो जाएगी, हमारे इस खित्ते में वाकई में तरक्की होनी शुरू हो जाएगी। बट प्रॉब्लम क्या आती है? एक तो फेवरेटिज्म है कि हर एक को लगता है कि जो बड़ी बड़ी सुपर पावर्स हैं ये हमारे साथ होनी चाहिए, पहली बात ये। दूसरा, जो हमारे यहाँ पर इतनी गरीबी है, इतनी अंडर डेवलपमेंट है, बहुत कुछ करने वाला है, लेकिन पॉलिटिशियंस उस चीजों को साइड पर करके, क्योंकि ये चूरन है एक, कि पाकिस्तान हमला कर देगा, आपके वहां पे होता है कि इंडिया हमला कर देगा। ये जो चूरन है लोगों को फंसा के रखने का, इनका बस मुद्दा ही खत्म हो जाएगा जिस दिन ये मुद्दे खत्म हो जाएंगे। आप सोच के देखिए, आपके पास मुद्दा क्या? फिर आप पूछेंगे कि मेरी सड़कें क्यों नहीं है,
मुझे बिजली 24 घंटे क्यों नहीं आ रही, मेरा पानी क्यों नहीं है, मेरी डेवलपमेंट क्यों नहीं है, मेरी इंडस्ट्री कब लगेगी, जॉब्स कब आएंगी, मेरे जो इतने एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, ये जो ये क्या कहते हैं इसको, ये चीजें महंगी होती जा रही हैं, ये कब होंगी, देन यू विल स्टार्ट आस्किंग फॉर दोस थिंग्स। लेकिन अगर आपको डर में बिठाया जाएगा कि हिंदू आ जाएगा, हिंदू हमें खा जाएगा, हिंदुस्तान अटैक करने वाला है, देन आप देखिए कहीं ना कहीं वी आर सेंटिमेंटल फॉर आवर कंट्रीज ऑल्सो। आप पाकिस्तान के लिए हैं, मैं हिंदुस्तान के लिए हूँ। इवन दो मैं हिंदुस्तान से बाहर रहता हूँ, फिर भी मेरा दिमाग में हमेशा होता है कि हिंदुस्तान कैसे तरक्की करे। यू अंडरस्टैंड दैट? तो हमारे हुक्मरानों के पास वो फिर चूरन बेचने के लिए नहीं होगा जिसके कारण वो इलेक्शंस को जीतते हैं। तो ये मल्टीपल इश्यूज है जिसके कारण ये चीजें पनप रही हैं। अदरवाइज अगर ये मैडनेस खत्म हो जाए, बहुत तरक्की हो सकती है। और जो ये आर्म्स रेस है, अब हम इतने हथियार खरीद रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सिर्फ चाइना के कारण है? नो, ये पाकिस्तान के लिए भी है। बिकॉज हमें कहीं ना कहीं लगता है कि पाकिस्तान और चाइना दोनों इकट्ठे मिलकर हमें अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं। बिकॉज चाइना अकेला भी कुछ नहीं कर सकता, पाकिस्तान अकेला तो वैसे ही कुछ नहीं कर सकता, लेकिन दोनों इकट्ठे मिल जाएंगे, एक बड़ी फोर्स बन सकते हैं। तो वी हैव टू टेक केयर ऑफ बोथ द साइड्स। सो ये एक वो है कि वी आर इनटू दिस मैडनेस। हम किसी को अपनी बेवकूफी के कारण किसी को हम एक इंपॉर्टेंट प्लेयर बना रहे हैं इस एरिया में, और हम इंपॉर्टेंस देते भी हैं। देखिए अगर अमेरिका में कोई भी अगर इंडिया के फेवर में कोई स्टेटमेंट देता है, तो यहाँ पे भंगड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं कि यार अमेरिका ने अच्छी स्टेटमेंट दे दी हमारे लिए। आपके भी वहां पर कोई अच्छी स्टेटमेंट आपके लिए कोई पेपर में छप गई, तो आपके भी वहां पे बड़ा खुश होते हैं। बट व्हाई डज अमेरिकन ओपिनियन हैज सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस? आई डोंट अंडरस्टैंड। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन सर कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा डिफरेंट अब सोचने लगे हैं, और मेरा ख्याल है कि अभी नहीं तो कुछ सालों के बाद उनको समझ आएगी कि दोनों कंट्रीज में टेंशन नहीं होनी चाहिए। उसी में मतलब अगर आप लोग बेशक तरक्की कर रहे हो, एक बात है, आप लोग आगे जा रहे हो, चाहे प्रोग्रेस कर रहे हो इकोनॉमी में या किसी भी चीज में, लेकिन अगर आपका पड़ोसी जो है वो आपको हर वक्त तंग करे या हर वक्त कुछ ना कुछ आपको डर रहे उससे, तो आप काम उस तरह से नहीं कर पाएंगे जैसे आपको करना चाहिए, जैसे आप कर सकते हैं। तो आई एग्री विद इसलिए यू। हाँ, और दूसरी तरफ पड़ोसी का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो खुद अपने काम पे कंसंट्रेट करने के बजाय जो है वो सिर्फ इसमें लगा हुआ है कि मैं इसको कैसे गिरा दूं। तो वो चीज जो है वो खत्म होनी चाहिए। और जैसे मैं देखती हूँ कि जब लोग मिलते हैं आपस में, हिंदुस्तानी पाकिस्तानी, चाहे किसी और कंट्री में मिले, इवन शोज में मिले, तो बहुत अच्छे से मिलते हैं। और मेरा ख्याल है कहीं ना कहीं थोड़ी सी होप होनी चाहिए कि कहीं हम जाके बेहतर हो सकते हैं। देखिए थैंक मुझे यू सो लगता है मच जैसे ये जी। जैसे अंजू है और आपकी सीमा है, दोनों ने अपनी अपनी सीमाएं लांग दी हैं। तो ये एक्सचेंज तो शुरू हो गया, जो आप पहले बात कर रही थी, दोनों में एक्सचेंज होना चाहिए। एक्सचेंज तो शुरू हो गए हैं, वो इलीगली हुए या लीगली हुए उसका मैटर नहीं है, बट ये एक्सचेंज शुरू हो गया है। दैट मीन्स कि हमें भी कहीं लगता है, लोगों को लगता है कि ये गवर्नमेंट से नहीं हो पाएगा, ये हमें ही कोई ना कोई जिम्मा लेना पड़ेगा अपने हाथ पे। सो एटलीस्ट चलो लेडीज ने लीड लिया है, इज गुड। लेकिन मुझे लेडीज हमेशा से ज्यादा बहादुर रही हैं सर, लेडीज हमेशा से ज्यादा बहादुर रही हैं मेरे ख्याल से, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। लेकिन फिर लेकिन भी गुड, इट इज गुड। हाँ, देखिए नहीं मैं दोस्तियां हमेशा तो बोलता हैं। हूँ कि मैं आरजू जी, मैंने आपको पहले भी बड़ी बार बोला है कि मेरा जो परसेप्शन था पाकिस्तान के लिए, फॉर पाकिस्तानी पीपल आल्सो, इट हैज नेवर बीन वेरी गुड। कुछ हो सकता है बिकॉज एक हिंदुस्तानी होते हुए वो परसेप्शंस हमारे बचपन से बने हुए हैं, इतनी हेट्रेड नहीं है हमारे अंदर जितनी आपके वहां पर हमारे लोगों के लिए है। लेकिन जब से मैंने पाकिस्तानी चैनल्स पे आना शुरू किया है, आपके साथ है, फकार भाई हैं, एक एक डिफरेंट फीलिंग आता है कि नो, people are good there also, some people are good also there। और मुझे लगता है कि अगर ये चेंज एक आना शुरू हुआ है वहां पर, तो शायद नीचे तक ये जाएगा। मैं नहीं ये कह रहा हूँ कि सारे ठीक हैं सारे गलत हैं, हिंदुस्तान के अंदर भी गलत एलिमेंट्स भी हैं, अच्छे एलिमेंट्स भी हैं, उनमें से मैं भी आता हूँ। वो आप देख सकते हैं कौन सी कैटेगरी में आपने मुझे डालना है। लेकिन देखिए दोनों तरफ ऐसा है, एंड आई नाउ आई हैव स्टार्टेड सीइंग देयर इज गुडनेस आल्सो इन पाकिस्तानी पीपल ऑल्सो, एंड मजा आता है उनसे बात करके। लेकिन बाई चांस की बात है कि मैं जैसे बाहर रहता हूँ, जब भी मैंने कोई पाकिस्तानी एग्जाम्पल्स देखे हैं, चाइना के अंदर भी, वो यहाँ पर भी इस्लाम का झंडा गाड़ने की कोशिश करते हैं, थोड़ा सा अजीब लगता है कि व्हाई डू यू डू इट। आपको हैरानी होगी, जब मैं वहां पे जाता हूँ, दुबई जाता हूँ मैं, मेरे वहां पे मेरा अपना ऑफिस भी है वहां पर, तो जो जनरली मुझे लेने आता है, वो हमेशा मेरा एक ड्राइवर है, वो पाकिस्तानी है, एंड ही इज सो गुड। मेरा कोई परमानेंट नंबर नहीं है दुबई का, मैं हमेशा टेम्पररी नंबर लेके जाता हूँ, और जब भी मैंने कॉल किया उसको हमेशा नए नंबर से, इन माई फर्स्ट रिंग ही सेज, जैन साहब आप वापस आ गए हो दुबई में। देखिए even if I go after 2 years, he remembers my name,
and only from my voice also, and he really takes very good care of me. So अच्छे एग्जांपल्स भी हैं, बुरे भी हैं, लेकिन कई बार बिल्कुल। क्या होता है कि जो अच्छाई है ना, वो हमें कम याद रहती है। हमें जो हाँ, बुराई दिखती है, हम उसको बार-बार सोचते रहते हैं, तभी जो इंडियन मीडिया वाले हैं, वो उनकी दुकान चल रही है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर वही वाली बात है कि अच्छे-बुरे दोनों तरह के लोग होते हैं, लेकिन अगर हम देखें तो अच्छे लोग ज़्यादा होते हैं और जो यस, बुरे लोग या कहें जो बैड कमेंट्स भी अगर हम पढ़ें ट्विटर पे या यूट्यूब पे, तो हमें वो 200 कमेंट्स नज़र नहीं आते जो अच्छे होते हैं, जो 2 जिसमें हमें गालियाँ पड़ी होती हैं, हम कहते हैं यार ये कौन है ना? तो उनको उसे या तो रिमूव कर दो या ब्लॉक कर दो। मुझे तो आजकल पता नहीं क्या हुआ, 1 वीक हो गया डेली के हिसाब से 3-4 गालियाँ पड़ रही हैं। तो मैं यही कह रही थी कि हम उस पे ज़्यादा कॉन्संट्रेट करते हैं, लेकिन ये कि कहीं न कहीं अच्छाई की उम्मीद है और होनी भी चाहिए। आप जैसे लोग हैं और आपसे भी मिलके बहुत अच्छा बात करके बहुत अच्छा लगता है और यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो भारत में आप जैसे होंगे और होने भी चाहिए। थैंक यू सो मच सर कि आपने आज जॉइन किया। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।